अगर एक ऑक्टोपस इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकता हो तो उसकी कहानी कैसी होगी। ये स्टोरी सिर्फ एक सी क्रिएचर की नहीं बल्कि दो ऐसे अकेले लोगों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टोरी की शुरुआत होती है मार्सेलस नाम के एक ऑक्टोपस से जो अपने पुराने ओपन सी को याद कर रहा होता है। एक ऐसा ओशियन जहाँ भरपूर खाना था, सुकून था और सबसे बड़ी बात वो अपनी मर्जी से जी सकता था। लेकिन अब वो एक एक्वेरियम में कैद है जहाँ हर दिन बच्चों की भीड़ उसे घेर लेती है। मार्सेलस को सबसे अजीब बात ये लगती है कि उसकी जिंदगी अब उन इंसानों के भरोसे है जिन्हें वो खुद से कहीं कम समझदार मानता है। इसीलिए वो ज्यादातर समय कैमोफ्लेज करके सबसे छिपा रहता है। अगर इस एक्वेरियम में उसे कोई पसंद है तो वो है क्लीनिंग लेडी टोवा। दोनों की जिंदगी में एक अजीब सी सिमिलरिटीज हैं। दोनों अकेले रहना पसंद करते हैं और दोनों ही अपने अतीत की ऐसी यादों में जी रहे होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाए। एक दिन टोवा कुछ सामान लेने जनरल स्टोर जाती है। वहाँ शॉप ऑनर इथन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन टोवा सिर्फ अपना काम खत्म करके वापस घर लौट आती है। घर पहुँचते ही उसकी नजर एक पुराने खिलौने पर पड़ती है और उसी पल उसे अपने बेटे एरिक की याद आ जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। उसमें बताया जाता है कि ओल्ड एज होम में उसके लिए एक जगह खाली है, अगर वो चाहे तो वहाँ शिफ्ट हो सकती है। अगली सुबह टोवा टाउन जा रही होती है। तभी तेज म्यूजिक बजाती हुई एक वैन उसके पास से गुजरती है। वैन चला रहा था कैमरन, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी वैन अचानक खराब हो जाती है। रेडिएटर फट चुका था। हेल्प की तलाश में कैमरन उसी स्टोर पर पहुंचता है जहां इथन उसे कॉफी ऑफर करता है और पूछता है कि वो इस छोटे से टाउन में क्या कर रहा है। कैमरन बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को ढूंढने आया है जिसने उसके पैसे लुटाने हैं। इथन की नजर उसकी बैंड टी शर्ट पर पड़ती है। कैमरन बताता है कि वो मॉथ सोसेस नाम के म्यूजिक बैंड का हिस्सा है। म्यूजिक का शौकीन इथन तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर टोवा अपनी नीटिंग क्लब वाली दोस्तों से मिलती है। वहाँ सभी गॉसिप करने में बिजी थे। वो टोवा से पूछते हैं कि वो हमेशा इतनी चुप क्यों रहती है। टोवा साफ कह देती है कि उसे बेवजह की गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक्वेरियम पहुंचते ही वो सारी बातें मार्सेलस को सुनाने लगती है। टोवा को अपने हस्बैंड की कही एक बात याद आती है। वो कहते थे कि छोटा टाउन बिल्कुल फिश टैंक की तरह होता है जहाँ हर छोटी बड़ी बात कुछ ही देर में सबको पता चल जाती है। वो चाहते थे कि टोवा ओल्ड एज होम चली जाए। बेटे एरिक की मौत के बाद वो ये घर बेचकर नई शुरुआत करना चाहते थे। उन्होंने टोवा से आगे बढ़ने के लिए भी कहा था लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाई। मार्सेलस को महसूस होता है कि टोवा भी उसी की तरह अपने अतीत में कैद हो चुकी है। दोनों आजाद होना चाहते हैं लेकिन दोनों कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। एक दिन एक्वेरियम की सफाई करते वक्त टोवा देखती है कि डस्टबिन गिरा हुआ है। जब वो उसे उठाने जाती है तो देखकर शॉक हो जाती है। मार्सेलस अपने टैंक से बाहर निकल चुका था और इलेक्ट्रिक वायर्स में बुरी तरह से उलझ चुका था। टोवा तुरंत उसे फ्री करती है। मार्सेलस धीरे धीरे टैंक की तरफ बढ़ता है। वैसे ऑक्टोपस के पूर्वजों के पास कभी शेल हुआ करते थे लेकिन समय के साथ उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसमें वो प्रीडेटर के लिए ज्यादा वल्नरेबल जरूर हो गए लेकिन बदले में उन्हें बहुत छोटी से छोटी जगह में घुसने की आजादी मिल गई। टोवा टैंक का लीड खोल देती है ताकि मार्सेलस वापस पानी में जा सके। मार्सेलस सोचता है कि पानी से बाहर बिताया गया हर मिनट उसके दिल की धड़कनों को धीमा कर देता है। अगर आज टोवा समय पर नहीं आती तो शायद उसकी जान नहीं बचती। टोवा प्यार से अपने हाथ पानी में डालती है। तभी मार्सेलस अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। शायद वो सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था लेकिन इंस्टिंक्ट में उसने उसका हाथ थोड़ा जोर से खींच लिया। बैलेंस बिगड़ते ही टोवा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और मार्सेलस समझ ही नहीं पाता कि उससे ये क्या हो गया। टोवा के गिरने के बाद मार्सेलस को पहली बार एहसास होता है कि उसके दिल में कितना गहरा दर्द छिपा है। उसे महसूस होता है कि टोवा के दिल में भी एक ऐसा खालीपन है जिसे शायद कोई भर ही नहीं सकता। मार्सेलस मन ही मन तय करता है कि किसी न किसी तरह वो उसकी खोई हुई खुशी वापस लेकर आएगा। घर लौटते ही टोवा फिर से अपने बेटे एरिक की यादों में खो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो गिरने की वजह से उसका एंकल बुरी तरह से सूज चुका था। वो पेन किलर लेने स्टोर पहुँचती है जहाँ इथन उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करता है
लेकिन टोवा मना कर देती है। ईथन उसकी चोट देखकर कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए और एक्वेरियम नहीं जाना चाहिए। फिर भी टोवा एक्वेरियम पहुंच जाती है। वहाँ ऑनर टेरी मार्सिलियस के टैंक का लिड लॉक कर रहा होता है। टेरी बताता है कि रिलीफ टैंक से लगातार सेलफिश गायब हो रही हैं और मार्सिलियस का वेट भी बढ़ गया है। उसे शक है कि ये सब वही कर रहा है। टेरी कहता है कि ऑक्टोपस अपनी लाइफ के एंड में अक्सर अजीब बिहेवियर करने लगते हैं। ये सुनकर टोवा उदास हो जाती है। उसकी चोट देखकर टेरी समझ जाता है कि अब वो कुछ दिन तक काम नहीं कर पाएगी। उधर कैमरन और ईथन की अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तभी कैमरन को मैकेनिक का कॉल आता है। वैन रिपेयर का एस्टिमेट इतना महंगा था कि उसके पास पैसे ही नहीं थे। मजबूर होकर वो ईथन से पूछता है कि क्या कोई ऐसा जॉब मिल सकता है जिससे जल्दी कुछ कैश कमाया जा सके। इधर टोवा मार्सिलियस से कहती है कि वो कुछ दिन तक एक्वेरियम नहीं आ पाएगी, लेकिन उसके मन में एक और डर था। अगर मार्सिलियस इस दुनिया से चला गया तो उसके पास उसकी जिंदगी में बचेगा ही क्या। उसी समय ओल्ड एज होम से फिर मैसेज आता है। कंफर्मेशन देने के लिए उसके पास सिर्फ एक दिन बचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग टोवा एक्वेरियम पहुंचती है तो देखती है कि कैमरन मार्सिलियस को वापस टैंक में डालने की कोशिश कर रहा था। टोवा उसे रोक देती है और रास्ता खाली करती है। फिर प्यार से मार्सिलियस को वापस टैंक में जाने के लिए कहती है। कैमरन लिड खोलता है और मार्सिलियस आराम से पानी में वापस लौट आता है। टोवा कैमरन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कैमरन बताता है कि अब वही नया क्लीनर है। टेरी ने उसे जॉब पर रखा है। उसने ही टोवा की चोट के बारे में बताया था और उसकी चोट के लिए सॉरी भी बोलता है। जब टोवा मार्सिलियस से बात करने लगती है तो कैमरन नोटिस करता है कि ऑक्टोपस का असली कलर रेड है। टोवा उसे समझाती है कि मार्सिलियस जरूरत पड़ने पर कैमोफ्लेज करके अपना कलर बदल सकता है। काम खत्म होने के बाद कैमरन जाने लगता है, लेकिन टोवा उसे रोक देती है। वो कहती है कि क्लीनिंग सही तरह से नहीं हुई है। कैमरन जवाब देता है कि उसने टेरी के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। टोवा कहती है कि हर काम करने का एक सही तरीका होता है। कैमरन थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि अब उसे कोई इंस्ट्रक्शन देने का हक नहीं है क्योंकि वो अब यहाँ एम्प्लॉय नहीं है। इस पर टोवा मुस्कुराकर कहती है कि फिर उसे टेरी को बताना पड़ेगा कि उसका सबसे कीमती ऑक्टोपस आज लगभग मर ही गया था। अपनी जॉब बचाने के लिए कैमरन आखिरकार उसकी बात मान जाता है। टोवा उसे प्रॉपर क्लीनिंग सिखाने लगती है, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। मार्सिलियस इंसानों की ये लगातार चैटर सुनकर परेशान हो जाता है और टैंक के ग्लास पर जोर से टकरा जाता है। टोवा तुरंत टैंक का लिड खोलकर उससे बात करने लगती। वो बताती है कि उसने आखिरकार ओल्ड एज होम जाने का फैसला कर लिया है। फिर धीरे से कहती है कि काश तुम बता पाते कि मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं, लेकिन मार्सिलियस चाहता था कि वो ये फैसला बदल दे। उधर ईथन कैमरन को अपनी प्रॉपर्टी में वैन पार्क करने की परमिशन दे देता है। थैंक्स बोलने के लिए कैमरन उसके घर का खराब डोर ठीक करने का ऑफर देता है। अगले दिन एक्वेरियम में टोवा फिर से कैमरन को क्लीनिंग सिखाती है। दोनों बार बार एक दूसरे से इरिटेट हो रहे थे। तभी टोवा ट्रैश कैन रखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। ये सुनते ही कैमरन का चेहरा उतर जाता है। वो धीरे से कहता है कि उसकी मॉम उसके साथ इतनी देर तक रही ही नहीं कि उसे कुछ सिखा पाती। ये सुनकर टोवा तुरंत चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि कैमरन भी अपने अंदर कोई बहुत बड़ा दर्द छिपाए बैठा है। घर लौटने पर टोवा की फ्रेंड उसका हाल पूछती है और उसके लिए खाना भेजने की बात करती है। इसी बीच रियल एस्टेट एजेंट जेसिका का भी मैसेज आता है क्योंकि अब टोवा ने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया था। जेसिका से मिलने के बाद टोवा अपनी फ्रेंड से सैलून में मिलती है। वहाँ सभी अपनी फ्रेंड मैरियन की फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग कर रही थी। गॉसिप के दौरान किसी ने बताया था कि एक्वेरियम में एक नया लड़का आया है और रूमर्स ये हैं कि वो किसी से पैसा वसूल करने आया है। सबको लगने लगता है कि शायद कैमरन कोई मॉबस्टर है। उधर कैमरन जेसिका के ऑफिस पहुंचकर साइमन ब्रिक्स नाम के रियल एस्टेट एजेंट के बारे में पूछता है। जेसिका बताती है कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में डाउनटाउन गया हुआ है। कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए वो अंदर चली जाती है। तभी वहाँ एवरी नाम की लड़की आती है। कैमरन उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एवरी उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। वो नोटिस करती है कि कैमरन की जिप खुली हुई है और उसे देखकर हल्का सा मजाक भी उड़ा देती है। जब जेसिका वापस आती है तो एवरी से पूछती है कि क्या उसने हॉट वाटर बंद कर दिया था।
एवरी कहती है कि अगली बार ध्यान रखेगी। कैमरन उसका कांटेक्ट मांगने के लिए उसके पीछे उसकी सर्फ शॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन एवरी साफ कह देती है कि उसे कस्टमर से कैसे बात करनी है, ये उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वो कैमरन पर ताना मारती है कि उसे देखकर तो लगता है जैसे वो अपनी वैन में ही रहता हो। कैमरन बिना हेजिटेट किए जवाब देता है कि हाँ, मैं उसी वैन में रहता हूँ और वहीं मेरी मॉम की डेथ भी हुई थी। ये सुनते ही एवरी का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। उसे अपनी बात पर पछतावा भी होता है। सॉरी बोलने के लिए वो कैमरन को उसकी गर्दन के दर्द के लिए एक हीलिंग बाम गिफ्ट कर देती है। बाहर निकलते ही कैमरन देखता है कि शेरिफ उसकी वैन पर पार्किंग फाइन लिख रहा है। वो भागकर आता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता। तभी टोवा भी वहाँ पहुँचती है। वो शेरिफ से कहती है कि कैमरन की गलती नहीं है, वो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। टोवा की बात सुनकर शेरिफ फाइन माफ कर देता है। शेरिफ के जाते ही टोवा कैमरन की गंदी वैन के अंदर बैठती है। वैन की हालत देखकर वो चिढ़ जाती है और बोलती है कि अब उसे वैन साफ करने का प्रॉपर फॉर्मूला बनाकर देना पड़ेगा। कैमरन बस मुस्कुरा देता है। उधर जेसिका टोवा का घर देखने आती है। वो पूरे हाउस का इंस्पेक्शन करती है, लेकिन जब एरिक के रूम में जाती है तो टोवा अंदर नहीं जाती। उस कमरे से जुड़ी यादें आज भी उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद जेसिका कहती है कि हाउस की वैल्यू काफी अच्छी है और सेलिंग प्राइस भी बढ़िया मिलेगा। टोवा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात फिलहाल सीक्रेट रखे, क्योंकि उसने अभी तक अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। जेसिका कहती है कि स्मॉल टाउन में सीक्रेट ज्यादा दिन छिपते नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी। साथ ही वो सलाह देती है कि हाउस बेचने से पहले हर पुरानी यादें हटानी होंगी, ताकि बायर्स को पास्ट ट्रेजेडी का एहसास ना हो। दूसरी तरफ कैमरन अपने बैंड मेंबर से अपकमिंग शो की बात करता है, लेकिन सब उसे बताते हैं कि अभी शो और एल्बम दोनों होल्ड पर रहेंगे, क्योंकि एक मेंबर जल्द ही फादर बनने वाला है। कैमरन उन्हें समझाता है कि उसे जल्द ही बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और फिर वो एल्बम रिलीज कर देगा। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो हमेशा बड़े बड़े प्रोमिसेस करता है और कभी पूरे नहीं करता। ये बात कैमरन को अंदर तक हर्ट कर देती है। एक्वेरियम में टोवा मार्सेलस से अपने मन की बातें कर रही होती है। वो परेशान थी कि लोग आज भी उसके बेटे एरिक के बारे में तरह तरह की रूमर्स फैलाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि कैमरन अभी तक काम पर नहीं आया। गुस्से में वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। मार्सेलस उसकी बेचैनी समझ जाता है। उसे भी अपने पुराने दोस्तों ईल्स की वजह से कई गहरे जख्म मिले थे। शायद इसी वजह से वो टोवा का दर्द महसूस कर पा रहा था। टोवा इथन के घर पहुंचते हैं, जहां कैमरन उसका डोर रिपेयर कर रहा था। कैमरन कहता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन टोवा साफ कहती है कि जॉब है तो टाइम पर करना भी सीखो। कैमरन को उसकी बात बुरी लगती है। वो गुस्से में कहता है कि उसे अपना काम करना आता है। टोवा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ईथन बाहर आकर कैमरन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। कैमरन चिढ़कर बोलता है कि टोवा पूरी तरह से क्रेजी है, लेकिन ईथन मुस्कुराता है और कहता है कि टोवा बहुत अच्छी इंसान है। उसके बेटे की डेथ के बाद उसके पास सिर्फ यही जॉब बची है। कैमरन पूछता है कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। ईथन जवाब देता है कि ये उसकी कहानी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बताएगा। कुछ दिनों तक टोवा एक्वेरियम आना बंद कर देती है। अब कैमरन अकेले ही वो सारी क्लीनिंग करता है जो टोवा ने उसे सिखाई थी। धीरे धीरे मार्सेलस भी कैमरन को पसंद करने लगा था। अब कैमरन भी मार्सेलस से बातें करने लगा था। वो उसे एवरी के बारे में बताता है, जिसे वो पसंद करने लगा था। फिर अपनी मदर की स्टोरी सुनाता है कि उसकी मॉम ड्रग एडिक्शन में फंसी हुई थी और कभी उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाई। कैमरन अपना ज्यादातर बचपन रिश्तेदारों के साथ रहता। बाद में उसे सिर्फ इतना पता चला कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। उसकी मॉम उसके लिए सिर्फ एक पुरानी वैन छोड़ गई थी। वैन साफ करते वक्त उसे अपने फादर की एक पुरानी फोटो मिली। उसी से पहली बार उसे अपने पिता का नाम पता चला। साथ ही उसे एक पुरानी रिंग भी मिली जिस पर इनिशियल्स बने हुए थे। तभी उसने फैसला किया कि वो अपने सालों से खोए हुए फादर को ढूंढेगा। उधर टोवा पहली बार एरिक का रूम साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन सफाई करते वक्त उसे वो दिन याद आ जाता है जब एरिक से उसकी बड़ी फाइट हुई थी और गुस्से में उसने उनका फेवरेट टॉय तोड़ दिया था। यादें इतनी भारी थी कि टोवा फिर टूट जाती है। तभी कैमरन का कॉल आता है। वो घबराकर बताता है कि मार्सेलस टैंक से गायब हो गया है। वो टोवा से जल्दी आने का रिक्वेस्ट करता है। टोवा एक्वेरियम पहुंचती है और एक नजर में समझ जाती है कि मार्सेलस कहीं गया ही नहीं। उसने खुद को रॉक जैसा कैमोफ्लेज कर लिया है। टोवा टैंक का लिड खोलकर मार्सेलस को हेलो कहती है। फिर कैमरन से भी अपना हाथ पानी में डालने के लिए कहती है।
जैसे मार्सेलस ने पहले टोवा का हाथ पकड़ा था, वैसे ही अब वो कैमरन का हाथ भी धीरे से पकड़ लेता है। उस पल दोनों के बीच एक अनोखा कनेक्शन बन जाता है। टोवा कैमरन से पूछती है कि क्या उसे अपने फादर के बारे में कुछ पता चला। कैमरन बताता है कि बचपन से उसे लगता था कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन पहले उसे पता चला कि उसके फादर रियल एस्टेट बिजनेस में है और काफी रिच है, इसीलिए वो उनसे मिलने यहाँ आया है। जब टोवा देखती है कि कैमरन ने एक्वेरियम पहले से कहीं ज्यादा साफ रखा है तो वो सच में खुश हो जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि कैमरन को उसके फादर ढूंढने में हेल्प करेगी। दोनों फोन बुक निकालकर सर्च करना शुरू करते हैं। काफी देर बाद उन्हें साइमन ब्रिक्स नाम मिलता है। कैमरन तुरंत कॉल करता है, लेकिन नंबर आउट ऑफ सर्विस निकलता है। हालांकि वहाँ एक एड्रेस लिखा था। टोवा कहती है कि सीधा वहीं चलते हैं। कैमरन की वैन इतनी दूर नहीं जा सकती थी, इसीलिए टोवा अपनी कार से उसे लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में टोवा को पता चलता है कि कैमरन एक म्यूजिक बैंड में भी है। कैमरन कार में लाउड म्यूजिक चला लेता है, लेकिन टोवा को इतनी तेज म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी बीच एवरी का मैसेज आता है। टोवा तुरंत उसका फोन पकड़ लेती है और कहती है ड्राइविंग करते हुए टेक्सिंग बिल्कुल नहीं। मैसेज देखकर वो पूछती है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। कैमरन कूल बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं, वो बस कैजुअल चैट कर रहे हैं। टोवा मुस्कुराकर पूछती है कि क्या रिप्लाई भेजना है। कैमरन कहता है कि मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन गलती से टोवा कॉल बटन दबा देती है। एवरी फोन उठाती है। तब टोवा अपना इंट्रोडक्शन देती है और सीधा बोल देती है कि कैमरन उसे अगले संडे डेट पर ले जाना चाहता है। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद दोनों हंस पड़ते हैं। एवरी भी डेट के लिए यस बोल देती है। आखिरकार दोनों दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। कैमरन नर्वसली डोर नॉक करता है। एक आदमी बाहर आता है और गुस्से में कहता है कि यहाँ साइमन नाम का कोई नहीं रहता। कैमरन डरकर वापस आ जाता है। अब टोवा खुद डोर पर जाती है और ऑनर से बहस शुरू कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी गन निकाल लेता है। कैमरन तुरंत टोवा को वहाँ से हटाता है और दोनों जल्दी से कार में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर टोवा एक क्वाइट बीच पर कार रोकती है। वो बताती है कि वो अक्सर यहाँ अपने बेटे एरिक के साथ आया करती थी। एरिक को स्टारफिश बहुत पसंद थी, इसीलिए उसके फादर उसे यहाँ ढूंढ कर देते थे। टोवा कैमरन से माफी मांगती है कि वो उसके फादर को नहीं ढूंढ पाई। कैमरन उदास होकर कहता है कि बचपन में उसकी मॉम हमेशा कहती थी कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं। जब उसे उनका नाम मिला तो उसे भी लगने लगा था कि शायद वो सचमुच उनसे मिलना चाहते होंगे, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो सिर्फ एक झूठी उम्मीद के पीछे भाग रहा था। टोवा उसकी बात सुनकर धीरे से कहती है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसा खालीपन कैसा होता है ये मैं भी अच्छे तरह से जानती हूँ। मार्सेलस अब खुश था। पहली बार उसे लगने लगा था कि टोवा और कैमरन धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। शायद दोनों एक दूसरे की जिंदगी का खालीपन भर सकते। उधर कैमरन और ईथन साथ बैठकर गिटार प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी टोवा वहाँ आती है और बताती है कि टेरी उसे ढूंढ रहा था। कैमरन अपनी की एक्वेरियम में ही भूल गया था, जिसे टोवा वापस देने आई थी। जाते जाते कैमरन और ईथन को हिम्मत देता है कि अब उसे टोवा से अपने दिल की बात कह दे। ईथन हेजिटेटिंगली टोवा को रोकता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ चाय पीने चलेगी। ये सुनते ही टोवा हल्का सा ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ टोवा की फ्रेंड्स को पता चलता है कि वो ईथन के साथ बाहर जा रही है। सभी उसके घर पहुंच जाते हैं और डेट के लिए उसे रेडी करवाने लगते हैं। टोवा बार बार कहती है कि ये कोई डेट नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स हंसते हुए कहती हैं, अगर ईथन ने अपनी बियर्ड ट्रिम कर ली तो ये पक्की डेट ही है। वो तुम्हें कब से पसंद करता है, ये पूरे टाउन को पता है। तभी डोर नॉक होता है। सारी फ्रेंड्स छिप जाती हैं। टोवा डोर खोलती है तो सामने ईथन खड़ा था। वो लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि बियर्ड ट्रिम करवाने में थोड़ा टाइम लग गया। ये सुनते ही अंदर छिपी सारी फ्रेंड्स हंस पड़ती हैं। उधर कैमरन भी एवरी के साथ अपनी पहली डेट पर था। एवरी उसे पैडल बोर्डिंग सिखा रही थी, लेकिन कैमरन बार बार बैलेंस खो रहा था। दोनों इस बात पर खूब हंसते हैं। इधर ईथन और टोवा साथ बैठकर चाय पी रहे थे। ईथन अपने पुराने जॉब्स के बारे में बताता है और कहता है कि शॉपकीपर बनना उसे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि हर दिन नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। टोवा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कभी अकेले रहने का मन नहीं करता। ईथन मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, लोगों के बीच रहना ही मुझे खुशी देता है। टोवा जवाब देती है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। उसे एक्वेरियम में अकेले रहना पसंद है। ईथन प्यार से कहता है कि तुम कभी अकेली नहीं होती, तुम्हारे सी फ्रेंड्स हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। उधर एवरी और कैमरन भी अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। कैमरन बताता है कि वो गिटार बजाता है और दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हंसते एवरी उसे सीधा पानी में धक्का दे देती है। इधर ईथन
टोवा का फेवरेट म्यूजिक चलाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन डांस करते करते टोवा को अपने हस्बैंड और बेटे एरिक की याद आ जाती है। वो अचानक ईथन को पीछे हटा देती है और सॉरी बोल देती है। ईथन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन टोवा का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वो कहती है कि अब उसे घर वापस जाना है। उधर एवरी और कैमरन डेट खत्म करके उसकी शॉप पर लौटते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा बाहर आकर एवरी को मॉम कहकर बुलाता है। कैमरन एकदम शॉक रह जाता है। एवरी समझाती है कि वो ये बात ऐसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कैमरन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक्वेरियम में कैमरन उदास बैठकर मार्सेलस से बात करता है। उसे पछतावा था कि उसने एवरी के साथ इतनी अच्छी डेट खराब कर दी। तभी टोवा वहाँ आती है और बताती है कि उसकी अपनी डेट भी अच्छी नहीं रही। लेकिन टोवा कहती है कि एवरी ने अपना टाइम तुम्हें दिया, जबकि उसके पास बच्चा भी था। इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। अभी भी देर नहीं हुई, जाकर उसे सॉरी बोल दो। कैमरन बताता है कि उसने एवरी के लिए बार में लाइव परफॉर्मेंस भी बुक की थी, लेकिन अब शायद सब खत्म हो गया है। टोवा मुस्कुराकर कहती है, अगर वो नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाम को दोनों बार पहुंचते हैं। टोवा सबसे आगे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कैमरन स्टेज पर आता है और गिटार बजाकर गाना शुरू करता है, लेकिन बार में मौजूद लोग अपनी ही बातों में बिजी थे। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी टोवा जोर से सबको चुप रहने के लिए कहती है। एक आदमी भी उसका साथ देता है और कहता है, पहले लड़के का सॉन्ग सुन लो। धीरे धीरे पूरा बार शांत हो जाता है। कैमरन अपना सॉन्ग पूरा करता है। इस बार सभी लोग ध्यान से सुनते हैं और सॉन्ग खत्म होते ही पूरे बार में जोरदार अप्लॉज गूंज उठता है। टोवा प्राउडली कहती है कि तुम कमाल के सिंगर हो। उस सेलिब्रेशन में दोनों थोड़ी ड्रिंक भी कर लेते हैं। रात को दोनों नशे की हालत में टोवा के घर लौटते हैं। कैमरन सीढ़ियां देखकर मजाक में कहता है कि इन्हें जल्दी रिपेयर करवा लो। टोवा अपनी फ्रेंड द्वारा भेजा हुआ खाना उसे खाने के लिए देती है। धीरे धीरे टोवा अपने फ्रेंड एरिक के बारे में बातें करना शुरू करती है। वो बताती है कि एरिक से उसकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, बस आखिरी दिन सब बदल गया। एरिक देर रात चुपके से बाहर जाने लगा था। उसके हस्बैंड को लगा था कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन जब टोवा ने उससे पूछा तो एरिक गुस्से में उनका फेवरेट टॉय तोड़ देता है और अपने रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। अगले दिन भी उसने टोवा से एक शब्द तक नहीं बोला। शाम को वो अकेला बोट लेकर समुद्र में निकल गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना, लेकिन एक ऑफिसर ने इशारा किया कि शायद एरिक ने सुसाइड किया है। उसी दिन से पूरे टाउन में तरह तरह की रूमर्स फैलने लगी। टोवा रोते हुए कहती है कि मुझे हमेशा लगता है क्या एरिक मुझसे नाराज था जब उसकी मौत हुई। कैमरन धीरे से कहता है कि नहीं, उस उम्र में बच्चे गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं। मुझे यकीन है वो तुमसे नाराज होकर नहीं गया था। उसकी बात सुनकर पहली बार टोवा के चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देती है। अब सोने का टाइम हो चुका था। टोवा कैमरन से कहती है कि वो सोफे पर सो जाए। रात में कैमरन चुपचाप एरिक के रूम को भी देखता है। अगली सुबह टोवा उसे जल्दी उठाती है क्योंकि दोनों लेट हो चुके थे। इसी बीच उसकी एक फ्रेंड अचानक घर पहुंचती है और कैमरन को वहीं देखकर हैरान रह जाती। दोनों जल्दी से मैरियन की फेयरवेल पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ टोवा की फ्रेंड्स फिर कैमरन को गैंगस्टर कहकर चिढ़ाती हैं, लेकिन इस बार टोवा तुरंत उसका बचाव करती है और कहती है कि कैमरन बहुत अच्छा लड़का है। तभी वहाँ मैरियन की बेटी का एक फ्रेंड आता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि टोवा अपना हाउस बेच रही है। टोवा की फ्रेंड्स शॉक रह जाती हैं। आखिरकार टोवा सबको सच बता देती है कि वो टाउन छोड़कर ओल्ड एज होम जाने वाली है। ये सुनकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स तो उसे अपने घर में रहने का ऑफर भी देते हैं, लेकिन टोवा प्यार से मना कर देती है। बाहर निकलते समय मैरियन की बेटी का फ्रेंड टोवा से सॉरी बोलता है कि उससे गलती से हाउस वाली बात सबके सामने निकल गई। बातों बातों में वो बताता है कि वो एरिक का दोस्त था और सबसे बड़ी बात, उसे कभी भी ये रूमर्स सच नहीं लगा कि एरिक ने सुसाइड किया था। वो बताता है कि अगले वीकेंड एरिक उससे मिलने वाला था और वो अपने साथ एक लड़की भी लाने वाला था। टोवा पूछती है कि उस लड़की का क्या नाम था। लड़का बताता है कि मुझे पूरा याद नहीं, शायद उसका नाम कैसी या डेफनी था। घर लौटते ही टोवा सीधे एरिक के रूम में जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा कोई भी सुराग ढूंढने लगती है। उधर एक्वेरियम में कैमरन अकेले काम कर रहा था। उसे टोवा की चिंता हो रही थी और आखिरकार वो उसके घर ही पहुंच जाता है। लेकिन उस समय टोवा पूरी तरह से एरिक के रूम की तलाशी में लगी हुई थी। डोरबेल का भी उसे पता नहीं चलता। काफी देर वेट करने के बाद कैमरन चुपचाप वापस लौट जाता है। अगले दिन टोवा अपनी दोस्त मैरियन के घर पहुंचती है और उसकी बेटी से एरिक के स्कूल का ईयरबुक मांगती है। दोनों मिलकर पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं और आखिरकार कैसी की फोटो और नाम मिल जाती है। लेकिन मैरियन की बेटी बताती है कि कैसी हमेशा साइमन नाम के लड़के के साथ दिखाई देती थी, एरिक के साथ नहीं। ये सुनकर टोवा और भी ज्यादा उलझ जाती है। मैरियन उसे समझाती है कि सच्चे दोस्त एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, इसीलिए उम्मीद मत हारना। जब टोवा घर लौटती है तो कैमरन को अपने बेटे के कमरे में देखकर गुस्से में उसे तुरंत घर
घर से निकाल देती है। कैमरन माफी मांगना चाहता था लेकिन टोवा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसी रात उसे पता चलता है कि उसका घर बिक चुका है और अब सिर्फ आखिरी सिग्नेचर बाकी है। नीचे आते वक्त उसकी नजर कैमरन द्वारा चुपचाप ठीक की गई सीढ़ियों पर पड़ती है। वो सोचती है कि इंसानों के पास शब्द तो बहुत हैं, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत सबसे कम होती है। अगले दिन टोवा एक्वेरियम पहुँच के टेडी को बताती है कि अब उसका पैर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो नौकरी पर वापस नहीं आएगी क्योंकि वो जल्द ओल्ड एज होम जाने वाली है। टेडी उसे एक नया ऑक्टोपस दिखाता है जिसे रेस्क्यू करके लाया गया था। फिर वह बताता है कि मार्सेलस की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। टोवा उसके पास बैठकर उससे माफी मांगती है कि इन दिनों वह उसके साथ नहीं रह पाई। वह एरिक की अधूरी कहानी पूरी करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ कैमरन को आखिरकार साइमन का फोन आता है। वो उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि साइमन उसका पिता नहीं बल्कि उसकी माँ का पुराना दोस्त है। साइमन बताता है कि कैमरन की माँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमेशा राज छिपाकर रखती थी। कैमरन जब उसे अपने पिता की रिंग दिखाता है तो साइमन साफ कह देता है कि उस रिंग के इनिशियल्स उसके नहीं हैं। ये सुनकर कैमरन पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो टोवा के पास आता है, लेकिन अपने सारे सपने टूटते देख पूरी तरह से भड़क जाता है। गुस्से में वो अपने पिता की रिंग फेंक देता है जो ईल टैंक में गिर जाती है। टोवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरन अपनी वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर मार्सेलस अपने पुराने दिनों को याद करता है जब ईल्स ने उस पर हमला किया था। वह किसी तरह बच तो गया था, लेकिन इंसानों ने रेस्क्यू के नाम पर उसे हमेशा के लिए एक्वेरियम में कैद कर दिया। टोवा जब आखिरी बार एक्वेरियम की सफाई करने आती है तो देखती है कि मार्सेलस अपने टैंक से बाहर निकलकर समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत उसे पानी से भरी बाल्टी में डाल देती है, लेकिन फिर उसकी नजर दूर फैले समुद्र पर जाती है। तभी उसे समझ आता है कि मार्सेलस अब अपने असली घर लौटना चाहता है। भारी मन से टोवा उसे समुद्र तक ले जाती है और हमेशा के लिए आजाद कर देती है। मार्सेलस धीरे धीरे गहरे समुद्र में गायब हो जाता है। इसी दौरान कैमरन अपनी वैन में बैठा टोवा द्वारा दिया गया क्लीनिंग फॉर्मूला देखता है और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। उधर टोवा को उसी बाल्टी में कैमरन की रिंग मिलती है। रिंग्स पर बने इनिशियल्स देखते ही उसके दिमाग में एक बड़ा सच सामने आ जाता है। कुछ देर बाद कैमरन उसे समुद्र किनारे ढूंढते हुए पहुंचता है। वो टोवा को सॉरी बोलता है और मार्सेलस के बारे में पूछता है। टोवा मुस्कुराकर कहती है कि उसने उसे उसके असली घर वापस भेज दिया है। फिर वो कैमरन को रिंग दिखाती है और बताती है कि उसके बेटे एरिक आंस लिंगरिन सुलेमान के नाम के इनिशियल्स इस पर हैं। उसी पल दोनों को समझ आ जाता है कि कैमरन कोई अजनबी नहीं बल्कि एरिक का बेटा है, यानी टोवा का अपना पोता। यह सच सुनकर दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और सालों पुरानी दूरी एक ही पल में खत्म हो जाती है। मार्सेलस भी आखिरकार खुले समुद्र में वापस पहुंच जाता है, जहां उसे वही आजादी और सुकून मिल जाता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। कुछ समय बाद टोवा ईथन से मिलकर उसका साफ किया हुआ शर्ट वापस करती है। दूसरी तरफ कैमरन एवरी से भी माफी मांगता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो वो उसकी और उसके बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। कैमरन अपनी पुरानी वैन बेच देता है और टोवा के साथ रहने आ जाता है। जब दोनों मिलकर एरिक का कमरा साफ कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर रखे बॉक्स में कैमरन के माता पिता की फोटोज और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये साबित करते हैं कि एरिक ने अपने बेटे के लिए पहले से ही कई सपने देख रखे थे। अब पूरा परिवार एक साथ नई शुरुआत करते हैं। सभी लोग मिलकर बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। एवरी का बेटा भी कैमरन के करीब आ जाता है और टोवा एक्वेरियम की नई क्यूरेटर बन जाती है। वहीं नया ऑक्टोपस भी सभी का चहेता बन जाता है। यहीं पर यह इमोशनल और हार्ट वार्मिंग कहानी अपने खूबसूरत एंड तक पहुंचती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।